हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 120 तक के सही प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है, शेष का 1/4 यात्रा पर खर्च करता है। यदि इसके बाद उसके पास 3,250 रुपये शेष रहे तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का मासिक वेतन x रुपये है। तो यहाँ पर कहा गया है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। इसका मतलब हुआ कि 3 भाग में से 1 भाग कपड़ा पर खर्च कर रहा है। तो शेष कितना बच रहा है? 2 भाग, यानी कि 2/3 भाग बच रहा है। तो हम x में गुना कर लेंगे 2/3 से। फिर आगे कहा जा रहा है कि शेष का मतलब जितना बचा हुआ है उसमें से 1/5 भाग खाने पर खर्च कर रहा है, यानी कि 5 भाग में से 1 भाग खर्च कर रहा है। तो बच कितना रहा है? 4 भाग, यानी कि 4/5 भाग। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 4/5 से। फिर आगे कहा जा रहा है शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है, मतलब 4 भाग में से 1 भाग यात्रा पर खर्च कर रहा है। तो बच कितना रहा है? 3 भाग। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 3/4 से। अब इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास कितना बचा हुआ है? 3,250 रुपये। तो बराबर लिखते हैं 3,250। अब यहाँ पर हम 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, 2 से काट देंगे 3250 को 1625 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1625 गुने 5। तो 1625 में 5 से गुना कर देंगे तो 16×5 80 और 25×5 125, यानी कि 8,125 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 8,125 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 कुर्सियों तथा 2 मेज का कुल मूल्य 2700 रुपये है। 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। एक कुर्सी तथा 1 मेज का कुल मूल्य कितना है? यहाँ पर दिया गया है कि 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है और 5 कुर्सी तथा 2 मेज का कुल मूल्य दिया हुआ है 2700 रुपये। पूछा जा रहा है कि 1 कुर्सी और 1 मेज का कुल मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 कुर्सी का मूल्य है x रुपये। तो 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x रुपये। तो 1 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 कुर्सी का मूल्य हम मान लिए है x रुपये। तो 2 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 2x रुपये। प्रश्न में कहा गया है 2 कुर्सी का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। 1 मेज का मूल्य कितना है? तो 2 कुर्सी के मूल्य के बराबर। 2 कुर्सी का मूल्य कितना है? 2x। तो 1 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x रुपये। अब यहाँ पर कहा गया है 5 कुर्सी तथा 2 मेज का कुल मूल्य कितना है? 2700 रुपये। तो 1 कुर्सी का मूल्य है x रुपये। तो 5 कुर्सी का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुने x प्लस 2 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1 मेज का मूल्य है 2x रुपये। तो 2 मेज का कितना हो जाएगा? 2 गुने 2x बराबर 2700 रुपये। 5x प्लस 2 दूना 4x बराबर 2700। 5x और 4x कितना हो गया? 9x। 9x बराबर 2700। 9 से काट देंगे 9 3 27, 300 बार में कट गया। तो x का मान कितना हो गया? 300। तो 1 कुर्सी का मूल्य कितना है? x रुपये, यानी कि 300 रुपये। 1 मेज का मूल्य कितना है? 2x। तो 300 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600 रुपये।
तो एक कुर्सी का मूल्य है 300 रुपये और एक मेज का मूल्य है 600 रुपये। प्रश्न में पूछा गया है एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य, तो कितना हो जाएगा 300 और 600 दोनों को जोड़ देंगे तो 900 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बिल का 3/5 भाग चुकता करने के बाद 400 रुपये शेष बचते हैं, कुल बिल कितना का है? तो कोई बिल है जिसका 3/5 भाग चुकता कर देने यानी कि पेमेंट कर देने के बाद 400 रुपये बचा हुआ है, तो पूछा गया है कि कुल बिल का धन कितना है। तो हम मान लेते हैं कि कुल बिल है x रुपये का, तो x रुपये में से कितना चुकता कर दिया गया है 3/5 भाग। इसका मतलब हुआ कि 5 भाग में से 3 भाग पेमेंट कर दिया गया है, तो कितना बचा हुआ है 2 भाग यानी कि 2/5 भाग। तो x रुपये का बिल है जिसमें से बचा हुआ कितना है 2/5, तो x गुने 2/5 बराबर कितना है 400 रुपये। अब 2 से काट देंगे इसको, कितना बार में कटेगा 200 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपये। मतलब कुल बिल कितना का है 1000 रुपये का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 640 रुपये का कुल धन 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों में है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हो तो कुल नोटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर प्रश्न में 3 तरह का नोट दिया गया है, 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये का, और कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपये के नोटों की संख्या है x, 5 रुपये के नोटों की संख्या भी कितनी हो जाएगी x, और 10 रुपये की नोटों की संख्या x। तो 1 रुपये का नोट कितना है x, तो कुल राशि कितना हो जाएगा 1x। 5 रुपये के नोटों का संख्या कितना है x, तो कुल राशि कितना होगा 5x। 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है x, तो कुल राशि कितनी होगी 10x। अब सबको जोड़ लेते हैं, तो कुल राशि यहाँ पर दिया हुआ है 640 रुपये, तो बराबर कर देते हैं 640। तो 1x, 5x और 10x कितना हो जाएगा 16x। 16x बराबर 640, तो x बराबर कितना होगा 640/16। 16 चौका 64, 40 बार में कट गया, तो x का मान कितना हो गया 40। तो 1 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है x यानी कि 40। 5 रुपये के नोट की संख्या भी कितना हो जाएगा 40, और 10 रुपये के नोटों की संख्या भी कितना होगा 40। तो कुल नोटों की संख्या कितनी हो गई 120। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक थैली में बराबर बराबर मूल्य के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। इस थैली में कुल धन कितना है? तो यहाँ पर 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। प्रश्न में कहा गया है कि बराबर बराबर मूल्य के, मतलब 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे तीनों का मूल्य कितना है बराबर है। मतलब 1 रुपये के सिक्कों का जितना मूल्य होगा उतना ही 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य होगा और उतना ही 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 1 रुपये। 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 1 रुपये, क्योंकि कहा जा रहा है बराबर बराबर मूल्य के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य भी कितना मान लेते हैं 1 रुपये। तो यहाँ पर कुल धन कितना हो गया 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये यानी कि 3 रुपये। अब 1 रुपये जो है 1 रुपये वाला सिक्का है, तो 1 रुपये में 1 रुपये वाला सिक्का क्या होगा 1, तो यहाँ से निकल जाएगा सिक्कों की संख्या। अब 1 रुपये में 50 पैसे वाला कितना सिक्का होगा, तो 2 सिक्का। 1 रुपये में 25 पैसे वाला कितना सिक्का होगा, तो 4 सिक्का। तो यहाँ पर कुल धन कितना है 3 रुपये और सिक्कों का संख्या कितना हो रहा है 4 2 6 और 1 7। तो हम लिख सकते हैं कि 7 सिक्का बराबर 3 रुपये। तो 1 सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/7 रुपये। प्रश्न में दिया गया है सिक्कों की कुल संख्या 175, तो 175 सिक्का बराबर कितना हो जाएगा 3/7 गुने 175। अब इसको काट देंगे 25 सते 175,
25 में 3 से गुना करेंगे, 25 तिये 75। तो सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो गया? 75 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुल 80 सिक्कों का मूल्य 6.25 रुपये है। 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुल 80 सिक्के हैं, जिसका मूल्य कितना है? 6.25 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या x है और कुल सिक्के कितने हैं? 80। तो 10 पैसे वाले सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। 5 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? x सिक्के। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 5x पैसा। और 10 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 80 माइनस x, तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 10 में 80 से गुना करेंगे 800 माइनस 10 में x से गुना करेंगे 10x पैसा। और कुल मूल्य दिया हुआ है 6.25 रुपये। तो 6.25 रुपये को पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 पैसा। अब 5x में से 10x घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 5x बराबर 625 प्लस 800 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 800। तो माइनस 5x बराबर 625 में से 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 175। अब माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 175/5। तो 5 3 15 बचे 25, x का मान कितना हो गया? 35। यानी कि 5 पैसे वाले सिक्कों का संख्या कितना हो गया? 35। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न को चलिए हम लोग एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। अब जिस मेथड से सॉल्व करेंगे उसका नाम है एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर दिया गया है 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुल 80 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य कितना है? 6.25 रुपये। तो यहाँ पर दो तरह के सिक्के हैं, 10 पैसे तथा 5 पैसे। तो हम मान लेते हैं कि 10 पैसे वाला यदि 80 सिक्का हो, 80 सिक्के हैं, पूरा का पूरा सिक्का यदि 10 पैसे का होता तो उसका कुल मूल्य कितना हो जाता? 800 पैसा। और यदि 80 सिक्के हैं, टोटल सिक्के 5 पैसे वाला होता तो कुल मूल्य कितना हो जाता? 8 × 5 = 40, यानी कि 400 पैसा। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है सिक्कों का कुल मूल्य 6.25 रुपये, यानी कि 625 पैसा। तो 625 को बीच में रख देते हैं। अब ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 625 और 400 में कितना का अंतर है? 225 का। और 800 और 625 में कितना का अंतर है? 175 का। अब दोनों यदि कट रहा है तो काट देंगे। 25 से कट जाएगा 9 बार में और 25 से कट जाएगा 7 बार में। तो 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के संख्या का अनुपात कितना हो गया? 9:7। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 7। तो 7 बटे नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, तो 9 7 16 गुना कर देंगे टोटल सिक्कों की संख्या से, यानी कि 80 से। तो 16 × 5 = 80, 7 × 5 = 35। तो 5 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना है? 35। यदि पूछा जाता 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है? 9। तो 9 बटे नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, तो 9 7 16 गुना कर देंगे टोटल सिक्कों के संख्या, यानी कि 80 से। तो 16 × 5 = 80, 9 × 5 = 45। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुमित के पास कुछ 100 रुपये वाले तथा शेष 50 रुपये वाले कुल 85 नोट है। इन सभी नोटों का कुल मूल्य 5000 रुपये है। उसके पास 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य कितना है? तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो सुमित के पास कुछ 100 रुपये वाले तथा शेष 50 रुपये वाले नोट है। तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या मान लिए x। तो 100 रुपये वाले
नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल नोटों की संख्या है 85, तो 85 में से x माइनस कर देंगे, 85 माइनस x। तो 50 रुपये वाले नोटों का संख्या कितना है? x। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 50 गुने x, यानी कि 50x। और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है? 85 माइनस x। तो 85 माइनस x में 100 से गुना कर देंगे तो 100 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य निकल जाएगा। तो 8500 माइनस 100 में x से गुना करेंगे तो 100x बराबर कुल नोटों का मूल्य कितना है? 5000 रुपये। तो बराबर लिख लेते हैं 5000 रुपये। 50x में से 100x घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 50x बराबर 5000 प्लस 8500 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 8500। तो माइनस 50x बराबर 5000 में से 8500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 3500। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, 5 सत्ते 35, कितना बार में कट जाएगा? 70 बार में। तो x बराबर कितना हो गया? 70। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य। तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है? 70। 50 रुपये वाले नोटों का संख्या कितना है? 70। तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 50 गुने 70। तो 7 पचे 35, यानी कि 3500 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न को चलिए हम लोग एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के नोट है, 100 रुपये वाले और 50 रुपये वाले, और नोटों की कुल संख्या कितना है? 85। तो पहला स्थिति में हम मान लेते हैं कि 100 रुपये के नोटों का संख्या कितना है? 85। मतलब पूरा का पूरा नोट यदि 100 रुपये वाला होता तो कुल राशि कितना हो जाता? 8500 रुपये। यदि पूरा का पूरा नोट 50 रुपये वाला होता तो कुल राशि कितना हो जाता? 4250 रुपये। लेकिन कुल राशि है कितना? 5000 रुपये। अभी दोनों का अंतर निकालेंगे तो 5000 और 4250 में कितना का अंतर है? 750 का। और 8500 और 5000 में कितना का अंतर है? 3500 का। अब दोनों को काट लेते हैं, जीरो से जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 25 से काट देंगे, 25 दिए 75, और 25 से इसको काटेंगे, 25 इकाई 25, 25 चौका 100, तो 3:14, यानी कि 100 रुपये वाले तथा 50 रुपये वाले नोटों के संख्या का अनुपात कितना हो गया? 3:14। हमें पूछा गया है कि 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य कितना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना है। तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है? तो 50 रुपये वाले नोटों के संख्या का अनुपात है 14। अब बटे नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, तो 14 और 3 17, गुना कर देंगे किससे? 85 से। तो 17 पचे 85, 14 पचे 70। तो 50 रुपये वाले नोटों का संख्या कितना है? 70। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 70 गुने 50, यानी कि 3500 रुपये। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राम ने एक दुकान से 50 किलोग्राम चावल कुल 240 रुपये में खरीदा। इसमें से कुछ भाग उसने 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा शेष 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने सस्ता चावल कितना खरीदा? तो यहाँ पर दो तरह का चावल है, सस्ता और महंगा। सस्ता चावल का मूल्य है 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम और महंगा चावल का मूल्य है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। और कुल 50 किलोग्राम चावल खरीदा गया है 240 रुपये में। तो यदि 50 किलोग्राम चावल सस्ता वाला खरीदा गया होता तब कितना खर्च होता? 50 में 4.5 से गुना कर देंगे, यानी कि 225 रुपये। यदि 50 किलोग्राम चावल महंगा वाला खरीदा गया होता तब कितना खर्च होता? 250 रुपये। लेकिन रियल में खर्च कितना हुआ है? 240 रुपये। तो 240 को बीच में रख देते हैं। अभी दोनों का अंतर निकालेंगे, 250 और 240 में कितना का अंतर है? 10 का। और 225 और 240 में कितना का अंतर है? 15 का। 5 से दोनों को काट देंगे, 5 दूना 10, 5 तिये 15, यानी कि 2:3। तो सस्ता और महंगा चावल का अनुपात कितना हो गया? 2:3।
तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सस्ता चावल कितना खरीदा गया। तो सस्ता चावल का अनुपात कितना है 2, तो 2 बटे नीचे में लिखेंगे अनुपातों का योग, तो 2 और 3 5, गुना कर देंगे किससे 50 से, क्योंकि चावल का कुल मात्रा कितना है 50 किलोग्राम। 5 दाएँ 50, तो 10 दूना 20 किलोग्राम। तो सस्ता चावल कितना खरीदा गया 20 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर रहता है तथा शेष गेहूं के मूल्य पर आधारित है। जब गेहूं का भाव 250 रुपये प्रति कुंटल था तब परिवार का कुल मासिक खर्च 1000 रुपये था तथा गेहूं का भाव 240 रुपये प्रति कुंटल होने पर कुल मासिक खर्च 980 रुपये था। गेहूं का भाव 350 रुपये प्रति कुंटल होने पर परिवार का मासिक खर्च क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक परिवार का मासिक खर्च का कुछ भाग अचर रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं कि अचर खर्च कितना है 100 रुपये और शेष गेहूं के मूल्य पर आधारित है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि गेहूं का खपत कितना हो रहा है। तो गेहूं के खपत को हम मान लेते हैं y क्विंटल। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर रहता है, शेष गेहूं के मूल्य पर आधारित है। जब गेहूं का भाव 250 रुपये प्रति कुंटल था तब परिवार का कुल खर्च कितना था 1000 रुपये। तो यहाँ पर कहा गया है कि मासिक खर्च का कुछ भाग अचर रहता है, तो अचर खर्च कितना है 100 रुपये और शेष किस पर डिपेंड करता है गेहूं के भाव पर। तो गेहूं का भाव यहाँ पर कितना है 250 रुपये प्रति कुंटल। कितना कुंटल गेहूं खपत हो रहा है y कुंटल, तो 250 रुपये प्रति कुंटल की दर से y कुंटल का मूल्य कितना हो जाएगा 250 y बराबर कुल खर्च कितना हो रहा है यहाँ पर 1000 रुपये, तो बराबर 1000। फिर आगे कहा गया है गेहूं का भाव 240 रुपये प्रति कुंटल होने पर, तो 100 रुपये अचर खर्च है, तो ये तो होगा ही। और शेष किस पर डिपेंड करता है गेहूं के मूल्य पर। तो गेहूं का खपत हो रहा है y कुंटल और यहाँ पर गेहूं का मूल्य कितना है 240 रुपये प्रति कुंटल, तो 240 y बराबर 980। अब दोनों समीकरण को घटा लेते हैं। घटाते समय नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस x और माइनस x को कैंसिल कर देंगे। 250y माइनस 240y, तो कितना हो जाएगा 10y बराबर 20, तो 10 दूना 20, y बराबर कितना हो गया 2। मतलब गेहूं का खपत कितना हो रहा है 2 क्विंटल। अब प्रश्न में पूछा गया है गेहूं का भाव 350 रुपये प्रति कुंटल होने पर परिवार का मासिक खर्च क्या है। तो यहाँ पर y का मान निकल गया है। सबसे पहले अब निकाल लेते हैं x का मान। तो ये दोनों समीकरण में से किसी में भी y का मान रख देंगे। तो यहाँ पर है x प्लस 250y, तो 250 गुने y का मान कितना है 2 बराबर 1000। तो x प्लस 500 बराबर 1000, तो x बराबर कितना हो गया 1000 में से 500 घटा देंगे तो 500, यानी कि अचर खर्च कितना है 500 रुपये और बाद बाकी किस पर डिपेंड करता है तो गेहूं के मूल्य पर। तो 350 रुपये प्रति क्विंटल होने पर परिवार का मासिक खर्च कितना होगा, तो 500 रुपये अचर खर्च है, तो ये तो होगा ही। उसके बाद किस पर डिपेंड करता है गेहूं के खपत पर। तो गेहूं का खपत कितना हो रहा है 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल का मूल्य कितना हो जाएगा 350 गुने 2 यानी कि 700 रुपये। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 1200 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर बाद 1:27 बजे तक चलती है। इस समय में 4 पीरियड होते हैं। हर पीरियड के बाद 5 मिनट का मध्यांतर यानी कि ब्रेक दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड का समय कितना है। तो यहाँ पर कक्षा प्रारंभ होता है 10 बजे और समाप्त कितने बजे हो रहा है 1:27 बजे। तो 10 बजे से लेकर के 1:27 बजे तक कितने घंटे तक कक्षा चलती है, तो 10 बजे से 1:27 तक कुल समय हो रहा है 3 घंटा
और 27 मिनट। ये 3 घंटा 27 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 घंटा, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 3 घंटा बराबर 180 मिनट। तो 180 मिनट और 27 मिनट कितना हो गया, 207 मिनट। अब कक्षा कितना देर तक चल रहा है, 207 मिनट तक। और इस 207 मिनट में कितना पीरियड हो रहा है, 4 पीरियड। और हर पीरियड के बाद 5 मिनट का मध्यांतर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि मध्यांतर कितना बार दिया जाता है। तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड और चौथा पीरियड, 4 पीरियड हो रहा है। तो मध्यांतर कब होगा, पहला पीरियड के बाद एक मध्यांतर होगा, एक मध्यांतर होगा दूसरा पीरियड के बाद, एक तीसरा पीरियड के बाद, और चौथा पीरियड के बाद मध्यांतर नहीं होगा, क्योंकि चौथा पीरियड समाप्त होगा कब, 1:27 पर। और कक्षा चलता है कब तक, 1:27 तक ही। तो मध्यांतर कितना बार होगा, 3 बार। मध्यांतर कितने मिनट का होता है, 5 मिनट का। तो 3 बार में कितना मिनट हो जाएगा, 5 × 15 मिनट। तो 15 मिनट काट देंगे किसके लिए, मध्यांतर के लिए। तो 207 मिनट में से घटा देंगे 15 मिनट, तो आ जाएगा 192 मिनट। यानी कि कक्षा कितने समय तक चलती है, 192 मिनट तक। और 192 मिनट में कितना कक्षा चल रहा है, 4 कक्षा, यानी कि 4 पीरियड। तो 4 से भाग दे देंगे, तो 4 चौका 16, 3 2 8 चौका 32। तो एक पीरियड कितना मिनट का हो जाएगा, 48 मिनट का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।